Hello students, in today's lecture number 5 on motion in a plane for class 11, we shall discuss the motion in two dimensions using vectors. Motion in a straight line ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब वेक्टर्स की हेल्प से कैसे प्लेन के अंदर मोशन को डिस्क्राइब करें इसे हम जानेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा? हाउ टू डिस्क्राइब motion in two dimensions, 2D या टू डायमेंशनल यूजिंग वेक्टर्स का यूज करते हुए कैसे हम मोशन को डिस्क्राइब करें, टू डायमेंशनल मोशन को कैसे डिस्क्राइब करें, इस बारे में जानना चाहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें। पोजीशन वेक्टर जान लेते हैं। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसमें? टू डायमेंशनल मोशन में कौन कौन से होते हैं। हालांकि इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से जान लेते हैं कि पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होते हैं। जैसे ये एक प्लेन है, टू डायमेंशन का मतलब आप सब जानते हैं प्लेन से होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये ओरिजिन है, और यहाँ पर कोई पार्टिकल है जिसकी पोजीशन को आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं। ये पार्टिकल है पी। तो हाउ टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल? नथिंग, यू हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट, सॉरी यू हैव टू ड्रॉ ए वेक्टर। एक वेक्टर आप ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से। ये वेक्टर जो आपने ड्रॉ किया है, वेक्टर ओ पी, जो कि जिसका टेल ऊपर है और जिसका हेड जो है उस जगह पर है जहां पर पार्टिकल है। तो इस पार्टिकल पी की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें इस वेक्टर ओपी की जरूरत होगी। ये वेक्टर ओपी आपको किसका पोजीशन दे देगा? पार्टिकल पी का पोजीशन दे देगा। अब देखिए, इस वेक्टर ओपी को यदि हम रिप्रेजेंट करें, मान लीजिए स्मॉल आर पोजीशन वेक्टर होता है। इनिशियल पॉइंट से पार्टिकल को जो वेक्टर ज्वाइन करता है उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ये जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यदि हमें इसकी पोजीशन पता करनी है पार्टिकल पी की, तो इस वेक्टर का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। और इस वेक्टर का वैल्यू पता होने के लिए हम एक्स डायरेक्शन में देखें तो ये डिस्टेंस है एक्स डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है ये वेक्टर एक्स को देगा। ये वेक्टर एक्स हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो डिस्टेंस है ये वेक्टर बी हो गया। कैसे हो गया ये वेक्टर बी? क्योंकि इस डायरेक्शन में कौन है? वेक्टर बी है। तो आप चाहें तो इस वेक्टर को भी ले सकते हैं, इस वेक्टर को भी ले सकते हैं, ठीक है। ये जो वेक्टर है ये वेक्टर वाई के बराबर है। भाई इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वेक्टर वाई होगा, और इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो वेक्टर एक्स होगा, यानी ये भी एक्स के बराबर होगा। तो आप किसी भी ट्राइंगल का यूज कर सकते हैं। आप नीचे वाले ट्राइंगल का यूज करें, आप ऊपर वाले ट्राइंगल का यूज करें। और आप ये तो जानते ही हैं कि वेक्टर एक्स को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स इनटू यूनिट वेक्टर। और वेक्टर एक्स किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। सिमिलरली वेक्टर वाई को हम लिख सकते हैं वाई इंटू जे कैप, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप है। तो देखिए, जो यूनिट पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा, पोजीशन वेक्टर आर जो लिखा जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर जो आर होगा ये किसके बराबर होगा? ओपी के बराबर होगा या नहीं होगा? अब इस ट्राइंगल से यदि मैं देखूं और इसको नाम दे देता हूं क्यू, इस पॉइंट को क्यू नाम दे देता हूं, तो देखिए ट्राइंगल लॉ का जब हम यहाँ पर यूज करेंगे तो ये रिजल्टेंट है, तो ओ क्यू प्लस क्यू पी, यही आएगा ओपी का वैल्यू। ओ क्यू प्लस क्यू पी, ये वैल्यू आना है। और ओपी आपका पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर आर से रिप्रेजेंट हुआ। ओ क्यू किसके बराबर है? ओ क्यू आपका वेक्टर एक्स है, और क्यू पी क्या है? आपका वेक्टर वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर एक्स को क्या लिखेंगे? एक्स इंटू आई कैप। वेक्टर वाई को क्या लिखेंगे? वाई इंटू जे कैप।
ये वो पोजीशन वेक्टर आ गया जो आपको इस प्लेन के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर पार्टिकल पी की पोजीशन को बताएगा। किसकी पोजीशन को बताएगा बेटा? पार्टिकल पी की पोजीशन को बताएगा। ये बात तो हमारी तब हो गई जब ये पार्टिकल पी इस प्लेन के अंदर एक ही जगह है। अब यदि हम ये मान लें कि ये पार्टिकल पी इस एक्स वाई प्लेन में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यानी पार्टिकल पी की पोजीशन कुछ इस तरीके से बदल रही है। यदि मैं दूसरा डायग्राम ड्रॉ करूं, तो पार्टिकल पी की पोजीशन इस प्लेन के अंदर इस तरीके से बदल रही है बेटा। ये मैंने दोबारा से ये एक्स वाई प्लेन लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये ओरिजिन, और मैं ये मान लेता हूं कि पार्टिकल पी जो है अपनी इनिशियल पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पर चला जाता है। मान लेता हूं कि ये एक रास्ता है जिस रास्ते को ये पार्टिकल पी फॉलो कर रहा है। ये पार्टिकल पी फॉलो कर रहा है इस रास्ते को। ये एक पाथ है बेटा। क्या है ये? पाथ है। और इस तरीके से पार्टिकल पी जा रहा है। ठीक है, इस रास्ते पर जा रहा है मतलब। अब इस रास्ते पर मैं ये मान लूं कि जो पार्टिकल पी है, ये पार्टिकल पी यहां पर है और क्यू यहां पर है। ठीक है, पी यहां पर है और क्यू यहां पर है। क्लियर है? पी यहां पर है और क्यू यहां पर है। या इसको आप पी डैश मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। पी डैश जो है किसी और टाइम पर पोजीशन है और पी किसी और टाइम पर पोजीशन है। मान लीजिए पी पर जो पोजीशन है पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन में, वो इससे पता चल जाएगी। और क्यू पी डैश पर जब ये पार्टिकल चला जाता है, पी डैश पर जब ये पार्टिकल चला जाता है, तो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा ये यहां से यहां तक का होगा, और पी पर जब है तो एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस यहां से यहां तक आ जाएगा। क्लियर है? अब वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस पता करना है, तो आप वाई डायरेक्शन में जब पी पर है तो ये वाला वैल्यू आएगा, और जब पी डैश पर है पार्टिकल तो डेफिनेटली ये वाला वैल्यू आएगा। ठीक है, ये पी डैश वाई, ये वाई डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया आपको, एक पार्टिकल पी है जो कि अपनी एक पोजीशन से यहां से और कहां जा रहा है, यहां पर जा रहा है। ठीक है, यहां से यहां पर जा रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में ये जो डिस्टेंस हुआ इसको मैं x1 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? x1 मान लेता हूं। और o से ये जो डिस्टेंस हुआ बेटा, इसको मैं मान लेता हूं x2। तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा, ये वाला जो डिस्टेंस आएगा, देखिए यहां से यहां तक x1 है और यहां से यहां तक x2 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ? x2 माइनस x1 हो जाएगा। और इस x2 माइनस x1 को मैं डेल्टा x लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? डेल्टा x लिख देता हूं। ठीक है, यहां तक ये बात। ऐसे ही ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये जो डिस्टेंस है वाई डायरेक्शन में पार्टिकल पी का जो डिस्टेंस है उसे मैं y1 कहता हूं, और ये जो डिस्टेंस है वाई डायरेक्शन में पार्टिकल पी का, ये डिस्टेंस y2 है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 के। और इस y2 माइनस y1 को हम क्या लिखेंगे? डेल्टा y लिखेंगे। y2 माइनस y1 को क्या लिखेंगे बेटा? डेल्टा y लिखेंगे। तो हमने x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल में आया और y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ ये पता कर लिया। x डायरेक्शन में पार्टिकल अपनी इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर जाने में डेल्टा x डिस्प्लेस हो रहा है। कितना डिस्प्लेसमेंट है? डेल्टा x। और y डायरेक्शन में पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो रहा है? डेल्टा y से डिस्प्लेस हो रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसकी पोजीशन में कितना चेंज आया। मैं ओवरऑल इस प्लेन के अंदर जानना चाहूंगा कि इस 2 डायमेंशनल प्लेन में पार्टिकल की पोजीशन में कितना चेंज आया। तो उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए बेटा? उसके लिए मुझे इस पार्टिकल p का इनिशियल पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए। मान लेता हूं ये r1 है, ये मान लीजिए मैंने r1 मान लिया, ये वेक्टर हो गया एक। और जब फाइनल पोजीशन p डैश पर चला गया पार्टिकल, तो इसका पोजीशन वेक्टर बेटा ये हो जाएगा। और इसे मैं मान लेता हूं r2। इसे क्या मान लेता हूं? r2। और आप जानते हैं इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से जो वेक्टर अटैच करता है, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से जो वेक्टर अटैच करता है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेल्टा आर कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा आर। और इस ट्राइंगल में, यदि इस ट्राइंगल में हम बात करें, तो देखिए आप लिख सकते हो, ये इस ट्राइंगल को आप नाम दे दीजिए यूजिंग ट्राइंगल। कौन सा हो गया?
ओ पी पी डैश, ठीक है, ओ पी पी डैश, इस ट्राइंगल का यूज कर रहा हूं बेटा, जो मैंने ग्रीन इंक में बनाया हुआ है ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का यूज करते हुए यदि मैं इसमें लॉ ऑफ ट्राइंगल अप्लाई करूं तो क्या लिख सकता हूं कि जो R1 प्लस डेल्टा आर है, भाई ये R1 प्लस डेल्टा आर, इसका रिजल्टेंट क्या होगा R2, यानी R2 जो वेक्टर होगा ये बराबर हो जाएगा वेक्टर R1 प्लस डेल्टा आर वेक्टर के, हो जाएगा यानी। और यहां से मैं डेल्टा आर की वैल्यू निकाल लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू निकाल लेता हूं, और कितनी आ जाएगी है, R2 माइनस R1 आ जाएगी। यहां तक क्लियर है आपको? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मैंने वैल्यू निकाल ली। अब इसको मुझे x और y की टर्म में यदि लिखना है, यानी डेल्टा x और डेल्टा y की टर्म में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, R1 और R2 की वैल्यू रखूंगा। यहाँ पर R1 और R2 की वैल्यू रखूंगा। अब देखिए R1 क्या होगा और R2 क्या होगा, ये प्रश्न आ जाता है। अब R1 निकालने के लिए आप कौन सा ट्राइंगल यूज करोगे, देखो जरा। R1 निकालने के लिए बेटा आपको ये ओ पी और ये वाला ट्राइंगल यूज करना पड़ेगा। इसको आप नाम दे सकते हो चाहो तो एम, ठीक है, ओ पी एम, इस ट्राइंगल का यूज करके आप R1 निकाल लोगे। और R2 निकालने के लिए आपको ट्राइंगल यूज करना पड़ेगा ओ पी डैश एन, ओ पी डैश एन, ये वाला ट्राइंगल यूज करना पड़ेगा। तो देखिए R1 क्या होगा, R1 क्या होगा, देखें जरा, यूजिंग, इसको आप कोई भी इक्वेशन मान लीजिए। हालांकि हम R1 R2 इससे भी लिख सकते हैं, सीधे इससे लिखा जा सकता है R1 R2। R1 लिखोगे तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप ऐसे आ जाएगा, R2 लिखोगे तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप आ जाएगा। इससे भी सीधा लिखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन हम यहां से भी निकालना सीख लेते हैं। तो यूजिंग ट्राइंगल OPM, ये जो ट्राइंगल है बेटा OPM, इस ट्राइंगल में ये R1 है और ये वेक्टर x1 है और ये वेक्टर क्या हो जाएगा, y1 है या नहीं, ये वेक्टर x1 और ये वेक्टर y1 हो जाएगा। तो R1 वेक्टर जो होगा, R1 वेक्टर बराबर वेक्टर x1 प्लस वेक्टर y1, ये हो जाएगा। अब इसको यूं भी तो लिखा जा सकता है, R1 वेक्टर इज इक्वल टू x1 इंटू आई कैप, तो इसको लिखा जाएगा क्योंकि x1 तो प्लस पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप होगा। तो वेक्टर x1 किसके बराबर हो जाएगा, x1 आई कैप। सिमिलरली वेक्टर y1 किसके बराबर हो जाएगा, ये वेक्टर y1 होगा और ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, तो y1 इंटू जे कैप। ये लीजिए मैंने क्या निकाल दिया, R1 निकाल लिया, ठीक है, R1 निकाल लिया। सिमिलरली यूजिंग ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल यूज कर ले हम, ओ पी डैश एन, ओ पी डैश एन का यूज कर लीजिए आप, ओ पी डैश एन का यूज कर लिया। इस ट्राइंगल का जब आप यूज करोगे ओ पी डैश एन का, तो क्या लिखोगे, देखिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है x2 है और ये जो डिस्टेंस है ये y2 है, y1 है, सॉरी y2 है, ये कितना है p डैश एन, ये देखिए यहां जाके मिल रहा है, यहां जाके मिल रहा है, तो ये y2 है। तो ये डिस्टेंस x2 और ये डिस्टेंस y2 है, क्लियर है, ये डिस्टेंस x2 और ये डिस्टेंस y2। तो R2 को लॉ ऑफ ट्राइंगल से क्या लिखा जा सकता है, x2 प्लस y2। तो यहां लिखा जाएगा R2 इज इक्वल टू वेक्टर x2 प्लस वेक्टर y2। अब आप जानते हैं कि जो x2 है वो एक पॉजिटिव x डायरेक्शन में है x2, तो x2 इंटू आई कैप हो जाएगा। और वेक्टर y2 किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, तो ये y2 इंटू जे कैप लिखा जाएगा। और ये मैग्नीट्यूड हो गया x2 y2। अब देखिए R1 और R2 की वैल्यू आपने निकाल ली, यहां तो मैंने निकाल के बता दिया, आप सीधे इससे भी लिख सकते हैं। R1 लिखोगे तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, R2 लिखोगे तो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, ऐसे लिखा जाएगा। अब R1 और R2 की वैल्यू आप यहां रख दीजिए, R1 और R2 की वैल्यू यहां रखेंगे तो देयरफॉर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डेल्टा आर, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अब मैं निकाल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर क्या हो जाएगा, देयरफॉर को यहां लगा दीजिए, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या है, R2 माइनस R1। R2 का मतलब x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, ये तो R2 हो गया, माइनस R1 कितना है, x1 आई कैप
प्लस y1 जे कैप, ये r1 हो गया। अब जो आई कैप के टर्म है उनको एक साथ लिख लो। देखो x2 के साथ आई कैप है और x1 के साथ आई कैप है, तो x2 माइनस x1 आई कैप ऐसे लिखा जा सकता है। ध्यान रखिए मैग्नीट्यूड पहले लिखा जाएगा और यूनिट वेक्टर बाद में। वैसे ही ये y2 है और ये y1 है, इन दोनों के साथ जे कैप है, तो प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। ये आ गया आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको बताएगा, किसके बारे में बताएगा बेटा, पार्टिकल p की पोजीशन किस तरीके से बदल रही है। पार्टिकल p अपनी पोजीशन p से p डैश पर जा रहा है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डेल्टा r इसके बराबर हो जाएगा। अब आप यहां पर देखिए, इसको यूं भी तो लिख सकते हो भाई, x2 माइनस x1 क्या है, हमने देखा था डेल्टा x है, और y2 माइनस y1 को क्या लिखा था हमने, डेल्टा y। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y जे कैप, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब सिंपल सी बात है, देखो यदि r है तो x आई कैप प्लस y जे कैप आ रहा है, डेल्टा r है, डेल्टा r है, डेल्टा r है, तो डेल्टा x आ गया x की जगह, और y की जगह डेल्टा y आ गया। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इस तरीके से हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं एक प्लेन के अंदर, ठीक है, यूजिंग पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, एक ये बात हो गई। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जानने के बाद अब हम देखेंगे कि वेलोसिटी जो वेक्टर होता है वो किस डायरेक्शन में होता है। वेलोसिटी वेक्टर के बारे में जानेंगे, एवरेज वेलोसिटी के बारे में जानेंगे, और फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में जानेंगे कि एक प्लेन के अंदर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होता है, ये जान लेते हैं। देखिए यदि हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, किसकी बात करें, एवरेज वेलोसिटी को यदि हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं एक प्लेन के अंदर, किसके अंदर बेटा, एक प्लेन के अंदर, जब यदि हम एवरेज वेलोसिटी को डिस्क्राइब करना चाहें तो कैसे करेंगे। एवरेज वेलोसिटी को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो देखिए, एवरेज वेलोसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए वही मुझे एक एक्सिस लेना, सिस्टम लेना पड़ेगा, रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ेगा। और मैं ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेता हूं, इसमें ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, पॉजिटिव x और पॉजिटिव y एक्सिस मैंने ड्रॉ की है। ठीक है, अब मैंने मान लीजिए ये एक रास्ता ले लिया, ये एक पाथ है। क्या है बेटा, ये पाथ है जिस पर पार्टिकल चल रहा है, जिस पर पार्टिकल जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और मैं मान लेता हूं कि ये पार्टिकल की पहली पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन जिसको कह रहे हो, और ये पार्टिकल की दूसरी पोजीशन है जिसको आप p डैश कह रहे हो। ठीक है, p डैश इज द फाइनल पोजीशन एंड p इज इनिशियल पोजीशन। अब मुझे इसका क्या ड्रॉ करना है, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करना है। तो देखिए p के लिए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, p के लिए पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा यानी p के लिए पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये। इसको मैं मान लीजिए r कह देता हूं। ठीक है, इसको मैंने क्या कह दिया, r कह दिया। p के लिए जो पोजीशन वेक्टर है r कह दो, r1 कह दो, कुछ भी कह दो। ठीक है ना, ये p के लिए पोजीशन वेक्टर हो गया। और ये p डैश जो है इसके लिए पोजीशन वेक्टर ये वाला हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको मैं r डैश कह देता हूं बेटा। ठीक है, r डैश, ये p डैश के लिए पोजीशन वेक्टर हो गया। अब जो p से p डैश को ज्वाइन करेगा बेटा, ये वाला जो वेक्टर होगा p से p डैश, ये क्या होगा, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेल्टा r वेक्टर। होगा या नहीं होगा। अब देखिए जरा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिस डायरेक्शन में होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी भी तो उसी डायरेक्शन में है, एवरेज वेलोसिटी भी तो उसी डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी। पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेंजेंशियल। भाई मैं क्या लिख सकता हूं, द डायरेक्शन, ये ध्यान रखिए, ये आप जानते भी हैं, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर यदि आप डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, है ना, ऑन द पाथ, किस पर, पाथ पर, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के पाथ पर यदि आप क्या निकालना चाहते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो
तो वो क्या होगी, इज टेंजेंशियल। टेंजेंशियल होती है किसके टेंजेंशियल, पाथ के, टू द पाथ, ठीक है, टेंजेंशियल टू द पाथ एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा, एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ, एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और मोशन की डायरेक्शन में टेंजेंट होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। कैसे, देखिए ये जैसे पॉइंट P है तो इस पर वेलोसिटी टेंजेंट ड्रॉ करो, ये आएगा ना टेंजेंट, तो ये V का डायरेक्शन होगा। V डैश पर ड्रॉ करो तो V डैश, ये P डैश पर ड्रॉ करें, सॉरी P डैश पर ड्रॉ करोगे तो ये डायरेक्शन आएगा किसका, V डैश का, है या नहीं। तो V का डायरेक्शन आ गया, V डैश का डायरेक्शन आ गया, V का डायरेक्शन आ गया और V डैश का डायरेक्शन आ गया। अब V और V डैश का जब डायरेक्शन आ गया तो अब आप देखिए यहाँ पर जो वैल्यू होगी किसकी, आपके एवरेज वेलोसिटी की, यहाँ पर V है वेलोसिटी, यहाँ पर V डैश है, तो एवरेज वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो भी तो इसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में ये एवरेज का सिंबल है, मान लीजिए V बार इज द एवरेज वेलोसिटी, तो ये भी तो उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये एवरेज वेलोसिटी होगी, ठीक है। कैसे होगी, देखिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते होंगे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी हमने पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी किस केस में डिफाइन होती है, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है, यानी अलग अलग जगह जब अलग अलग वेलोसिटी होती है पार्टिकल की तो एवरेज वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं। और ये किसके बराबर होता है, एवरेज वेलोसिटी की मैं बात करूं तो ये डेल्टा आता है एवरेज वेलोसिटी के केस में, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। भाई पोजीशन में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज आएगा, ठीक है, उसे हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। अब डेल्टा आर आप जानते हो, यहाँ पर डेल्टा आर अब सीधे लिख सकते हो आप, डेल्टा आर क्या होगा यहाँ पर यदि हम डेल्टा आर की बात करें तो क्या होगा, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, ये होगा प्लेन के अंदर, अपॉन डेल्टा टी। और यहां से मैं लिखूं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इंटू आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इंटू जे कैप, ऐसे लिखा जा सकता है। अब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है वी एक्स आई कैप। और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी क्या है बेटा, एवरेज वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में, ठीक है, ये हो गया। तो ये टोटल एवरेज वेलोसिटी आई वी एक्स एंड वी वाई के सम के बराबर है। एवरेज वेलोसिटी इज द सम ऑफ एवरेज वेलोसिटीज अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। लेकिन यदि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैं बात करूं, यदि ये तो बात हुई एवरेज वेलोसिटी की, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो आप जानते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर डिफाइन होती है, इंटरवल के लिए डिफाइन नहीं होती। एवरेज वेलोसिटी इंटरवल के लिए डिफाइन हो रही है, जैसे एवरेज वेलोसिटी तो P से P डैश, P पर कोई टाइम T है और P डैश पर टाइम मान लीजिए T डैश है, तो T से T डैश के लिए एवरेज वेलोसिटी डिफाइन हो रही है। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेगी, किसकी बात करेगी, ये पॉइंट ऑफ टाइम पर बात की जाएगी, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें कोई इंटरवल नहीं होता, इसमें जो इंटरवल है डेल्टा टी वो जीरो हो जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा ये आप सब जानते हैं, यदि आप एवरेज वेलोसिटी डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इस पर लिमिट अप्लाई कर दें, कितना, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो ये बन जाएगा डी आर अपॉन डी टी। क्या बन जाएगा ये, डी आर अपॉन डी टी। ये आप जानते हो डेल्टा किस में बदल जाएगा, डी में बदल जाएगा। और यहां से डी आर को क्या लिखा जाएगा, जैसे डेल्टा आर को हमने लिखा डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, तो वैसे ही डी आर वेक्टर को क्या लिखेंगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ऐसे लिख दिया जाएगा अपॉन डी टी, ठीक है। और इसको सॉल्व करें तो ये लिखा जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इंटू आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी इंटू जे कैप, ऐसे लिखा जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
और ये dx अपॉन dt क्या है, x डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो vx लिख दिया इसकी जगह, और dy अपॉन dt y डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो vy लिख दिया। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई vx i कैप प्लस vy j कैप। और जो एवरेज वेलोसिटी थी देखिए कितनी आ रही है, एवरेज वेलोसिटीज का सम है x और y डायरेक्शन में, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज का सम है x और y डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसको हम इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझते हैं। जैसे ये हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली, भाई एवरेज वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा बेटा, जिस डायरेक्शन में डेल्टा आर होगा। अब डेल्टा आर इस डायरेक्शन में है तो इसी डायरेक्शन में तो एवरेज वेलोसिटी होगा जिस डायरेक्शन में डेल्टा आर है। ठीक है, अब मैं इस इंटरवल को कम करते चले जाता हूं, यानी पी से पी डैश, यदि ये इंटरवल कम होता चला जाता है तो देखिए क्या होगा। नेक्स्ट हम डायग्राम ड्रॉ करें, यदि इंटरवल डिक्रीज हो जाता है, मान लीजिए इस डायग्राम को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है पॉजिटिव y, ये ओरिजिन है, और ये था आपका पाथ। ठीक है, जिस पर पार्टिकल मूव कर रहा था, इस पर पार्टिकल मूव कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल p है, ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है, पहले p डैश यहाँ था, अब मान लीजिए p डैश यहाँ पर आ गया। धीरे धीरे हम इंटरवल को कम करते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा इसमें पार्टिकल p पर जो वेलोसिटी है, यदि पार्टिकल p पर वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करना है तो ये पार्टिकल p पर वेलोसिटी हो जाएगा, और p डैश पर पता करना है तो ये p डैश पर वेलोसिटी हो जाएगा। टेंजेंट ड्रॉ करके पता कर लेते हैं। ठीक है, अब इनकी पोजीशन पता करें तो देखिए पार्टिकल p की पोजीशन तो इस वेक्टर से रिप्रेजेंट होगी, जिसे आप वेक्टर r कहोगे, और पार्टिकल p डैश, जब पार्टिकल चला जाता है p डैश पोजीशन पर तो इसकी पोजीशन वेक्टर r डैश वेक्टर हो जाएगी, और इनका ये जो इनिशियल से फाइनल को जो ज्वाइन कर रहा है ये वेक्टर कहलाएगा डेल्टा r वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है बेटा, उसी डायरेक्शन में कौन होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा, ये भी आपको पता है। अब मैं इंटरवल को और कम कर देता हूं, बेटा। इंटरवल को जब और कम कर देते हैं, इंटरवल को और कम कर दीजिए, देखिए ये मैं डायग्राम बनाता हूं, इंटरवल को और कम कर दीजिए। जैसे जैसे हम इंटरवल को कम करेंगे देखिए क्या चेंज आता है, ये पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव y, वही पाथ ले लीजिए, ये पाथ है। ठीक है, और ये ओरिजिन था, इस तरीके से ही जा रहा है पार्टिकल। मान लीजिए ये p है, मान लीजिए जो p तो वही ले लेंगे हम इनिशियल, और p डैश अब मैं और कम कर देता हूँ, ये लीजिए ये p डैश को यहाँ ले आता हूँ मैं। ठीक है, अब p पर जो वेलोसिटी है देखिए जरा, p पर वेलोसिटी ये हो जाएगी। ठीक है, v टेंजेंट ड्रॉ किया, और इस पर v डैश ये हो जाएगी। ठीक है, अब यदि पोजीशन वेक्टर्स की बात करूं तो p का पोजीशन वेक्टर तो ये हो जाएगा r वेक्टर r, और p डैश का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा r डैश वेक्टर। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करेगा ये हो जाएगा। अब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा, ये लीजिए। अब मैं इस इंटरवल को, इस p से p डैश का जो इंटरवल है इसको एकदम खत्म कर देता हूँ, यानी जीरो बना देता हूँ, यानी ये वाली सिचुएशन ले आता हूँ, डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। देखिए हो जाती है, यानी ग्राफ के जरिए समझते हैं। ये हमने वही पॉजिटिव x एक्सिस लिया और ये पॉजिटिव y एक्सिस लिया। ठीक है, और ये ओरिजिन है, और ये वही पाथ है जिस पर पार्टिकल चल रहा है। ठीक है, इस पर पार्टिकल चल रहा है p से, ये मान लीजिए p है, ये मान लीजिए p है, और p डैश भी अब यहाँ यहीं पर है, p डैश भी यहीं पर है। तो उस केस में जब p और p डैश एक ही जगह आ जाते हैं तो जो वेलोसिटी होगा देखिए इस डायरेक्शन में आ रहा है या नहीं, और इसका पोजीशन वेक्टर देखिए जरा, पोजीशन वेक्टर ये आ जाएगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा, ये पोजीशन वेक्टर होगा r। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r और r डैश एक ही जगह पर होंगे। ठीक है, r और r डैश एक ही जगह पर होंगे तो जो इंटरवल है अब तो जीरो हो गया, इंटरवल जीरो हो गया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर डिफाइन होगी अब वेलोसिटी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो वेलोसिटी होगी v, वही तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। यही क्या होगा बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। इस तरीके से हम किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं एक प्लेन के अंदर। किसके अंदर,
प्लेन के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम एक्सिलरेशन के बारे में भी जानना चाहते हैं इसी तरीके से कि एक्सिलरेशन का क्या होगा, एक्सिलरेशन का क्या होगा इसी तरीके से जान लेते हैं कि एवरेज एक्सिलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन के केस में क्या होगा, तो वो भी जान लेते हैं। चलिए, एवरेज एक्सिलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन का क्या होगा ये भी हम जान लें। प्लेन के अंदर एवरेज एक्सिलरेशन क्या होगा और इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन क्या होगा ये भी जरा जान लें। तो पहले बात कर लेता हूं मैं एवरेज एक्सिलरेशन की। एवरेज एक्सिलरेशन, अभी हमने वेलोसिटी की बात की, तो हम आपने देखा वेलोसिटी हमेशा जो है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसी डायरेक्शन में होता है प्लेन के अंदर। अब हम जानना चाहते हैं कि ये जो एवरेज एक्सिलरेशन है और इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन है ये किस डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो आप देखिए, एक तरफ मैं एवरेज एक्सिलरेशन लेता हूं और एक तरफ मैं लेता हूं इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन ले लेता हूं एक तरफ। तो एवरेज एक्सिलरेशन को कैसे आप डिफाइन करते हो? एवरेज एक्सिलरेशन, देखिए एक्सिलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। एवरेज एक्सिलरेशन यदि आप लिखते हो तो ये कैसे लिखते हो बेटा? डेल्टा वी वार एवरेज वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज आता है, डेल्टा वी वार एवरेज वेलोसिटी है ये बेटा, ठीक है, वार है, एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो बार है और ये जो बार है एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में वो क्या होगा? एवरेज एक्सिलरेशन होगा। और एवरेज वेलोसिटी को आप क्या लिखोगे? एक्स डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, आई कैप, आई कैप यही लिखोगे ना, आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी है ना, और इंटू जे कैप, ये डेल्टा वी बार हो जाएगा और अपॉन डेल्टा टी, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर ये क्या आ जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एवरेज वेलोसिटी टाइम को इसके नीचे ले आए आई कैप, और इसको भी इस तरीके से लिख सकते हो डेल्टा वी वाई बार अपॉन डेल्टा टी इंटू जे कैप, ऐसे लिख सकते हो। अब ये डेल्टा बी एक्स बार अपॉन डेल्टा टी क्या है? ए एक्स बार है, एक्स डायरेक्शन में एवरेज एक्सिलरेशन है, और डेल्टा बी वाई बार अपॉन डेल्टा टी क्या है? वाई डायरेक्शन में एवरेज एक्सिलरेशन है। ठीक है, ये हो गया। तो ये टोटल एवरेज एक्सिलरेशन हुआ, यानी जो एवरेज एक्सिलरेशन है वो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में जो एवरेज एक्सिलरेशन होता है उसका सम होता है, वेक्टर सम होता है। ठीक है, क्या होता है? वेक्टर सम होता है। लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन की मैं बात करूं तो इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन में क्या हम कहते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन में जो एवरेज एक्सिलरेशन होता है, एवरेज एक्सिलरेशन यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसमें हम क्या कर देते हैं बेटा? लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट कहां से कहां? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी यहां पर इंटरवल जीरो हो जाता है। ये भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर डिफाइन होगा। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन होती है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, वैसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन डिफाइन होगा। तो इसको मैं और तरीके से लिखता हूं, तो इसको क्या लिख सकता हूं? आप सब जानते हैं, डीवी अपॉन डी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब डीवी क्या होगा बेटा? डीवी होगा एक्स डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, प्लस वाई डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डी वी वाई इंटू जे कैप अपॉन डी टी। अब इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा वी एक्स अपॉन डी वी एक्स अपॉन डी टी इंटू आई कैप प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी इंटू जे कैप, ऐसे लिखा जा सकता है। डी वी एक्स अपॉन डी टी क्या है? ए एक्स है, तो ए एक्स इंटू आई कैप हो गया। डी वी वाई अपॉन डी टी क्या है? ए वाई है, तो ए वाई इंटू जे कैप हो गया। तो देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन, एक्स डायरेक्शन में जो इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन होगा और वाई डायरेक्शन में जो इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन होगा उसका सम होगा। और एवरेज एक्सिलरेशन भी एक्स डायरेक्शन में जो एवरेज एक्सिलरेशन है और वाई डायरेक्शन में जो एवरेज एक्सिलरेशन है उसका सम होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि जो एक्सिलरेशन है उसका डायरेक्शन क्या होगा, एवरेज एक्सिलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा और इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए जरा, पहले हम एवरेज एक्सिलरेशन की बात कर लेते हैं, किसके अंदर? प्लेन के अंदर। तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, ये एक रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया,
यानी दो एक्सेस का एक सिस्टम बना लिया। ये पॉजिटिव एक्स, दो एक्सेस हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्लेन की बात कर रहे हैं, मोशन इन ए प्लेन की बात कर रहे हैं हम, इसलिए ठीक है। ये एक प्लेन बना लिया मैंने दो एक्सेस से मिलकर के। और एक मैं मान लेता हूं कि पार्टिकल जो है इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके का पाथ फॉलो कर रहा है। मान लेता हूं पार्टिकल जो है इस तरीके का पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से जा रहा है पार्टिकल, इस डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल, मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये डायरेक्शन है पार्टिकल के पाथ की। इस डायरेक्शन में पार्टिकल जब जाता है तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है, मान लीजिए पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट है। इनिशियली पार्टिकल यहाँ है और फाइनली पार्टिकल यहाँ पहुंच गया पी डैश पर। कहाँ पहुंच गया, पी डैश पर पहुंच गया। अब पी पर जो आप जानते हैं पी पर वेलोसिटी निकालना है तो पी पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये लीजिए वेलोसिटी का डायरेक्शन आ गया। पी डैश पर वेलोसिटी चाहिए तो आप पी डैश पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है। यानी भाई टेंजेंट ड्रॉ करके आप वेलोसिटी का डायरेक्शन पता कर सकते हो। तो ये वी डायरेक्शन हो गया, ये हो गया वी डैश हो गया। ये वी डैश पी डैश पर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, पी पर वेलोसिटी क्या है, वी। तो किसी भी पॉइंट पर आप वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करना चाहते हो तो उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। यानी अब इसी को मैं थोड़ा सा नीचे बनाता हूं, इसी डायग्राम को, वेलोसिटी की डायरेक्शन को बेटा मैं थोड़ा नीचे बनाता हूं। देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या थी, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है। देखिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूं, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है और वी डैश का डायरेक्शन ये है। तो वी डैश जो वेक्टर है उसको मैं इस तरीके से बना देता हूं। इस तरीके से ही तो बनेगा भाई, ना तो मैग्नीट्यूड में चेंज करना है ना ही डायरेक्शन में चेंज करना है। तो ये हो गया आपका वी डैश। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा डेफिनेटली इस तरफ होगा, इस तरफ होगा रिजल्टेंट, होगा या नहीं होगा। और ये जो डायरेक्शन होगा, ये जो मैंने रिजल्टेंट बनाया है ये डेल्टा वी का डायरेक्शन होगा, डेल्टा वी का डायरेक्शन होगा। और जिस डायरेक्शन में डेल्टा वी होगा बेटा उसी डायरेक्शन में तो क्या होगा, एवरेज एक्सिलरेशन होगा, होगा या नहीं होगा। जिस डायरेक्शन में डेल्टा वी होगा उसी डायरेक्शन में एवरेज एक्सिलरेशन होगा। ये बात समझ में आ गई आपको, ये एवरेज एक्सिलरेशन की डायरेक्शन समझ में आ गई होगी। चलिए और मैं इस इंटरवल को कम करता हूं, फिर समझते हैं कि क्या होता है। इंटरवल को और कम कर देते हैं तो देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। और मैं वही पाथ कंसीडर करता हूँ, ये लीजिए मैंने वही पाथ कंसीडर कर लिया, वही पाथ ले लिया, ठीक है। यही इसी पाथ पर मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये पार्टिकल आपका P है, मान लीजिए ये पार्टिकल कौन सा है, इस पॉइंट पर पार्टिकल P है। अब P डैश को मैं थोड़ा और मतलब इंटरवल को कम कर रहा हूँ। इंटरवल को क्या कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। ये P डैश ले लिया। अब P और P डैश पर अब वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो। P पर वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना है तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये लीजिए ये आ गया, V का वैल्यू आ गया। और P डैश पर डायरेक्शन देखना है वेलोसिटी का तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ये लीजिए V डैश का डायरेक्शन आ गया। अब इन दोनों को आप नीचे ड्रॉ करो, नीचे अलग से ड्रॉ करो। तो देखिए ये तो डायरेक्शन है V का, ये किसका डायरेक्शन है, V का। और V डैश का डायरेक्शन डेफिनेटली यही है, यही है, ठीक है। ना तो आपको मैग्नीट्यूड बदलना है ना डायरेक्शन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अभी भी क्या आ रहा है, देखिए यही आ रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट यही आ रहा है ना, डेल्टा V हो जाएगा ये। अब जिस डायरेक्शन में डेल्टा V होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एवरेज एक्सिलरेशन होगा, उसी डायरेक्शन में एवरेज एक्सिलरेशन होगा। देखिए अभी भी डायरेक्शन वही आ रहा है। और इंटरवल को कम करते हैं, और इंटरवल को कम करते हैं, और इंटरवल को कम कीजिए, इंटरवल को और कम कीजिए। देखिए इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा। इंटरवल को मैं और कम कर देता हूं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये चलो ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। और वही पाथ ले लेता हूं जैसा पाथ हमने पहले लिया था। ये लीजिए, ये लीजिए, वैसा ही पाथ ले रहा हूं मैं जैसा पाथ हमने पहले लिया था, इसी डायरेक्शन में। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, P और P डैश को और क्लोज लेके आ रहा हूं। P और P डैश को बेटा और क्लोज लेके आ रहे हैं। तो देखिए मान लीजिए P ये है, P तो वही मान लेते हैं, P तो, और P डैश मान लीजिए यहाँ आ गया, ये P डैश आ गया, ये P डैश आ गया। अब देखिए P और क्लोज आ गए ना पहले से। अब देखिए P पर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ किया, इस तरफ जाएगा। P डैश पर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ किया, इस तरीके से इस तरफ जाएगा, जाएगा यानी ये V डैश का डायरेक्शन जाएगा, ठीक है। अब इसको नीचे ड्रॉ कीजिए, एज इट इज ड्रॉ कीजिए विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। तो देखिए यदि इसको ड्रॉ करते हो आप तो क्या आएगा, ये तो डायरेक्शन है आपका V का, किसका डायरेक्शन है, V का। और V डैश का डायरेक्शन
ये देखिए यही है ना वी डैश का डायरेक्शन, ये वी डैश का डायरेक्शन। तो अभी भी देखिए डेल्टा वी इसी तरफ आ रहा है ना, डेल्टा वी अभी भी इसी तरफ आ रहा है। तो जिस तरफ डेल्टा वी है वही डायरेक्शन तो एवरेज एक्सिलरेशन का होगा। एवरेज एक्सिलरेशन देखिए अभी भी वही आ रहा है। अब देखिए अब मैं इंटरवल को एकदम खत्म कर देता हूं, यानी डेल्टा टी को अब मैं जीरो बना देता हूं। डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाता है, यानी अब इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन की बात हो जाएगी। जब इंटरवल नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी, तो उस केस में इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन डिफाइन होता है। पाथ वही है, पाथ वही है, ये देखिए पाथ वही है, ठीक है, ये पाथ है। अब इस पाथ पर ये मान लीजिए आप पी का डायरेक्शन है, ये मान लीजिए पी का डायरेक्शन है और यही पी डैश है, यही पी डैश है। तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन आएगा वो इस तरीके से आएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन आएगा या नहीं, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये आएगा। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन यदि ये है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो डेफिनेटली ये डायरेक्शन किसका हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन अभी क्या होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन हो गया ये, ठीक है। तो देखिए एक्सिलरेशन, जब हम मोशन इन टू डायमेंशन की बात करते हैं, मोशन इन ए प्लेन की बात करते हैं, तो क्या समझ में आ रहा है हमें कि मोशन इन ए प्लेन के अंतर्गत वेलोसिटी और एक्सिलरेशन जो है, वेलोसिटी और एक्सिलरेशन हमने देखा कि जो मोशन इन ए प्लेन है उसमें वेलोसिटी और एक्सिलरेशन का डायरेक्शन क्या आ रहा है, जीरो से 180 डिग्री, सॉरी 360 नहीं, 0 से 180 डिग्री कुछ भी हो सकता है। देखिए जरा, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था और ये डायरेक्शन एवरेज एक्सिलरेशन था। यहाँ पर वेलोसिटी ये था, एवरेज एक्सिलरेशन ये आ रहा था। यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, एवरेज एक्सिलरेशन ऐसे आ रहा था। यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे है, एवरेज एक्सिलरेशन यहाँ ऐसे आ रहा है। आप यदि पी और पी डैश की पोजीशन बदलोगे तो हो सकता है कि 0 से और 180 तक कुछ भी डायरेक्शन आ जाए एक्सिलरेशन का। लेकिन आपने वन डायमेंशन में देखा, लेकिन आपने वन डायमेंशनल मोशन जो थी, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसमें क्या देखा था बेटा, उसमें हमने देखा था कि जो वेलोसिटी और एक्सिलरेशन है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, वेलोसिटी और एक्सिलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो हम एक कंक्लूजन अब यहाँ पर लिख सकते हैं। कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, ये एग्जाम में ये जो कंक्लूजन मैं लिख रहा हूँ यही क्वेश्चन बन करके आता है। इसे मैं नोट के रूप में लिख देता हूँ, ठीक है। जो ऊपर हमने डिस्कशन किया ना उसका ये कंक्लूजन है कि इन वन डायमेंशन मोशन the velocity and the acceleration, velocity and the acceleration in one dimension motion, the velocity and the acceleration of an object are always along the same straight line, हमेशा एक ही डायरेक्शन में होते हैं। सेम स्ट्रेट लाइन या तो एक ही डायरेक्शन में होंगे या अपोजिट होंगे, ठीक है, यानी उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन की हम बात करते हैं तो वेलोसिटी और एक्सिलरेशन जो है हमेशा सेम स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन में होते हैं। यानी आइदर लिख सकते हैं, आइदर इन द सेम डायरेक्शन, और इन द अपोजिट डायरेक्शन, however जबकि for 2D और 3D यानी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन, 2D मतलब मोशन इन ए प्लेन, 3D मतलब मोशन इन ए स्पेस, फॉर 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन
वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन अभी हमने देखा, टू डायमेंशनल मोशन में देखा था, वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन vectors may have any angle, may have any angle between 0 degree and 180 degree, may have any angle between 0 degree and 180 degree. ठीक है, between them उनके बीच का जो एंगल है 0 डिग्री से 180 डिग्री कुछ भी हो सकता है। ये जो नोट लिखा है बेटा मैंने, यही क्वेश्चन के रूप में आता है, और इस क्वेश्चन का जो जवाब आपको देना है वो जवाब में आपको क्या लिखना है, यहां से स्टार्ट करना है, ये डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताना है। ये तीनों डायग्राम आपको एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बताते हुए, उसके बाद में आपको एवरेज एक्सिलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन और उसके ये चारों डायग्राम आपको ड्रॉ करने होंगे। इनसे ये प्रूव होता है कि टू डायमेंशनल मोशन में जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी और एक्सिलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन 0 से 180 डिग्री कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक बात हुई। अब हम आगे बात करते हैं। आगे जो बात हम करेंगे वो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में पहला एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है 4.2। एग्जांपल 4.2, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। मैग्नीट्यूड पता करना है, डायरेक्शन पता करना है किसका, रिजल्टेंट का, ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ दियर मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। ए और बी दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है। थीटा मान लेता हूं, ये आपका, मान लीजिए ये आपका वेक्टर बी है और ये आपका वेक्टर ए है। ठीक है, यहां तक इनका जो रिजल्टेंट होगा, डेफिनेटली इनका जो रिजल्टेंट होगा पैरेललोग्राम लॉ से यदि हम बात करें, इन दोनों के बीच का एंगल पहले तो देखिए थीटा दे रखा है, ये टोटल एंगल थीटा दे रखा है। ठीक है, ए और बी के बीच का एंगल कितना दे रखा है, थीटा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है डेफिनेटली ये वाला होगा, ये वाला इनका रिजल्टेंट होगा ये वेक्टर आर होगा जो कि रिजल्टेंट कहलाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का। अब यदि पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर ए का में डायरेक्शन ये डायरेक्शन जो है वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, और ये जो डायरेक्शन होगा ये वेक्टर बी का डायरेक्शन होगा। किसका डायरेक्शन होगा बेटा, वेक्टर बी का डायरेक्शन होगा, ये वेक्टर बी का डायरेक्शन होगा, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये वेक्टर बी का डायरेक्शन होगा, ये वेक्टर बी का डायरेक्शन और ये वेक्टर ए का डायरेक्शन। अब ये हालांकि हमने पहले से किया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, यहां से ये जो डायरेक्शन है ना बेटा इसको एक्सटेंड कीजिए, ये वेक्टर ए का डायरेक्शन है, ये किसका डायरेक्शन है, वेक्टर ए का डायरेक्शन है। अब इस पॉइंट से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 90, और ये डायरेक्शन ए है, ये डायरेक्शन बी है, तो ये एंगल हो गया आपका थीटा। ए और बी के बीच का एंगल थीटा दे रखा है। ठीक है, और इस पॉइंट को आप मान सकते हैं जैसे Q, इस पॉइंट को मान सकते हैं S। ठीक है, इस पॉइंट को आप मान लीजिए N, इस पॉइंट को आप मान लीजिए O, इस पॉइंट को आप मान सकते हैं P। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें रिजल्टेंट चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन चाहिए। भाई इसका सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड हमें पता करना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड पता करने के लिए ये है वेक्टर R, ये वेक्टर R है आपका। ठीक है, ये वेक्टर जो R है, वेक्टर R को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R इस ट्राइंगल से यदि देखें, यूजिंग वेक्टर R में पता करना चाह रहा हूं, यूजिंग ट्राइंगल SON, इस ट्राइंगल का यूज करते हुए जो वेक्टर R है OS वेक्टर, यही तो वेक्टर R है, बराबर होगा बेस वाला वेक्टर कौन सा है, ON प्लस NS।
एन एस, ये होगा। ओ एस हो गया आपका वेक्टर आर, और ओ एन क्या लिखा जाएगा, व्हाट इज ओ एन, ओ पी प्लस पी एन, ये लिखा जाएगा ओ पी प्लस पी एन, और एन एस एज इट इज लिख देते हैं। अब ओ पी तो हमें दे रखा है, वेक्टर ए है, और पी एन क्या है, व्हाट इज पी एन, यदि ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी का डायरेक्शन है, तो पी एन क्या हो जाएगा, पी एन जो होगा बेटा, ये जो पी एन होगा, पी एन ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और ये जो एस एन है ये हो जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, ये क्लियर है। तो पी एन है हमारा ए बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, ठीक है, और एन एस क्या है, वी साइन थीटा। ठीक है, यहां तक ठीक है, यहां तक ये हमने वेक्टर लिखा है। वैसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप सीधे इसका स्क्वायर लिख लीजिए, स्क्वायर लिख लीजिए तो इजी हो जाएगा, स्क्वायर लिख लीजिए, इजी हो जाएगा स्क्वायर भाई। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसे लिख लिया स्क्वायर, और ये इसका भी स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। अब इस आर वेक्टर का स्क्वायर तो आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, आर स्क्वायर यदि आप निकालोगे आर स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस इसका स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखिए ए स्क्वायर तो एज इट इज लिखें। अब ये वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें वी स्क्वायर कॉमन है और अंदर रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और बच गया ये 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। अब ये तो आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू आई, आर स्क्वायर की वैल्यू आई, आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, आर स्क्वायर। और हमें चाहिए मैग्नीट्यूड इस वेक्टर आर का, आर क्या है, रिजल्टेंट, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, सिंपली ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसका रूट आ गया। ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई, किसकी बात हो गई, मैग्नीट्यूड, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया रिजल्टेंट वेक्टर का। लेकिन हमें डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन कैसे पता करें, डायरेक्शन इसी से पता चल जाता है। आप जानते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए डायरेक्शन आपको चाहिए तो आप क्या निकालना होता है भाई, डायरेक्शन का मतलब ये एंगल चाहिए बेटा, ये वाला एंगल चाहिए, यानी रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए से किस डायरेक्शन पर है, इसको मैं बीटा मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं, बीटा मान लेता हूं, तो मुझे चाहिए टेन बीटा, क्या चाहिए, टेन बीटा। तो टेन बीटा निकालने के लिए मैं ट्राइंगल यूज करूंगा, कौन सा, SON, ट्राइंगल SON, इससे मैं डायरेक्शन पता कर लूंगा। टेन बीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी SN अपॉन बेस, यही तो होता है टेन बीटा, ठीक है, बेस क्या है ON, तो SN क्या है, व्हाट इज SN, V साइन थीटा, V साइन थीटा, और ON क्या है, OP प्लस PN, तो ये क्या आ जाएगा, B साइन थीटा अपॉन OP का मतलब है A और PN का मतलब है V कॉस थीटा। ये आ गई आपकी टेन बीटा की वैल्यू। अब यहां से बीटा निकालना है तो बीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ V साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। इससे आप डायरेक्शन पता कर लेंगे। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पर बात चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 4.3, ए मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। एक मोटर बोट नॉर्थ की तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, किस स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर से। तो नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो सबसे पहले तो आप डायरेक्शंस को पता कर लीजिए कि डायरेक्शंस क्या क्या होती हैं। तो देखिए बेटा, डायरेक्शंस के बारे में तो आप सब ऑलरेडी जानते ही हैं कि ये जो इस तरीके से मैंने बनाया, तो यदि मैं कहूँ ये वाली डायरेक्शन तो नॉर्थ, और ये वाली डायरेक्शन साउथ, और ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ये सब आप जानते हैं। ये डायरेक्शन हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका वेस्ट, ठीक है, और ये हो गया आपका साउथ। भाई जहां बैठे हो सिर की तरफ नॉर्थ, पैरों की तरफ साउथ, जिस हाथ से लिख रहे हो उस तरफ ईस्ट,
और दूसरे हाथ की तरफ वेस्ट होता है। देखिए मोटर बोट जा रही है किस तरफ, नॉर्थ की तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ मतलब इस तरफ जा रही है। यानी ये जो डायरेक्शन होगा बेटा, ये जो डायरेक्शन होगा, ये जो डायरेक्शन होगा, ये ओ है मान लीजिए, तो ये जो डायरेक्शन होगा ये मोटर बोट का डायरेक्शन होगा। और मोटर बोट किस स्पीड से जा रही है, जो स्पीड होगी मोटर बोट की वो वी मतलब वोट, और वी का मतलब स्पीड, किस स्पीड से जा रही है 25 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से जा रही है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, द water current in that region is 10 किलोमीटर पर आवर in the direction of 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। वाटर करंट जो है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ से ईस्ट की तरफ कितना डिग्री, 60 डिग्री, यानी इस तरफ कहीं होगा। ठीक है, ये वाटर करंट का डायरेक्शन हुआ, और वाटर करंट का डायरेक्शन दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यानी ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री दे रखा है। समझ गए बात को, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इस वेक्टर का और इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा डेफिनेटली किस तरफ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, इस तरफ कहीं आएगा, इस तरफ कहीं आएगा रिजल्टेंट किसका, इस वाटर करंट का और बोट की वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें बोट की चाहिए, तो इसका रिजल्टेंट पता कर लें। तो रिजल्टेंट किस तरफ होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा बेटा, बोट की वेलोसिटी 25 किलोमीटर है और वाटर करंट की वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है, और ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल तो आप जानते हैं, ये वाला एंगल तो बच जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में कहीं आपका रिजल्टेंट आएगा, इस डायरेक्शन में वोट जाएगी, इसको मैं रिजल्टेंट आर कह देता हूँ, इसको मैं रिजल्टेंट आर कह देता हूँ। मान लीजिए वोट इस तरफ थी और इतने एंगल से इस तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी, और इस एंगल को मैं फाई कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ, फाई कह देता हूँ। और ये जो एंगल बचेगा, ये जो एंगल बचेगा ये कितना होगा, ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, और ये करंट वाटर करंट है। देखिए ये वाला एंगल फाई है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, देखिए यहां से यहां तक 180 होता है, यहां से यहां तक ये टोटल एंगल 180, और 60 ये है, तो ये यहां से यहां तक का एंगल 120 बचेगा, बचेगा या नहीं, यहां से यहां तक का, यानी VB और VC के बीच का जो एंगल होगा वो 120 होगा। मतलब मेरा ये है कि ये वाला जो एंगल आएगा ना बेटा, देखिए जरा ध्यान से, ये वाला जो एंगल होगा VB और VC के बीच में ये होगा 120, जिसको मैंने पेंसिल से लिखा है, ये 120 डिग्री होगा। ठीक है, VB और VC के बीच का ये एंगल हमें चाहिए। ठीक है, तो रिजल्टेंट पता लग जाएगा हमें। अब रिजल्टेंट पता करने के लिए आप जानते हैं, सिंस रिजल्टेंट इज इक्वल टू, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, यही तो होता है, और ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। यहाँ पर ए क्या मान लें हम, VB मान लें, वेक्टर ए क्या हो गया, VB बोट की वेलोसिटी, और बी क्या है, वाटर करंट की वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू अंडर रूट VB स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर प्लस 2VB VC कॉस कितना, थीटा कितना है 120 सॉरी, कितना है 120। ठीक है, अब यहाँ पर इन सब की वैल्यूज आपको दे रखी है। VB का मतलब क्या है, VB 25, तो 25 होल स्क्वायर, VC कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 10 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10, और cos 20 का वैल्यू होता है -1/2। कितना होता है cos 120 का वैल्यू, -1/2। जब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर पर आवर, यानी बोट इस स्पीड से इस तरफ जाएगी। ठीक है, जो बोट की स्पीड होगी, फाइनल स्पीड इतनी होगी 22 किलोमीटर पर आवर, 22 किलोमीटर पर आवर होगी। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में, यानी फाई की वैल्यू क्या होगी। डायरेक्शन की यदि मैं बात करूं तो डायरेक्शन का मतलब होता है टेन थीटा, और ये मुझे पता करना है, ये फाई पता करना है। तो यहां से
टेन फाई का जो वैल्यू आएगा, टेन फाई क्या लिखा जाएगा, टेन फाई क्या लिखा जाएगा बेटा, टेन फाई लिखा जाएगा आपका देखिए ये फाई है, ये फाई है, और अभी हमने पढ़ा था कि v साइन थीटा ए से, तो ये हो जाएगा आपका वी साइन थीटा अपॉन थीटा का मतलब 120, ठीक है, और ये हो जाएगा ये वी सी होगा बेटा, क्योंकि वी साइन थीटा है ना, देखो जरा फॉर्मूला क्या है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस वी कॉस थीटा, ये लगाना है, तो वी सी साइन थीटा अपॉन वी प्लस वी सी कॉस थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। आप थीटा की वैल्यू तो क्या है आपकी 120 है, थीटा की वैल्यू क्या है 120 है, थीटा की वैल्यू 120 है, और वी सी की वैल्यू क्या है 10, तो 10 साइन 120 डिवाइडेड बाय वी का वैल्यू 25 प्लस 10 कॉस 120, यही आएगा, ये 10 फाई की वैल्यू आएगी। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा 10 फाई, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा इसको मैं, साइन 120 कितना होता है, √3/2 होता है, साइन 120 कितना होता है √3/2, तो 10 इंटू √3/2 ये आया, ठीक है, 10 √3/2 ये आ गया, और ये कितना हो जाएगा -1/2 cos 120, और ये हो जाएगा -5, 2 से 10 कैंसिल होगा तो 5, और माइनस है तो -5, और नीचे आ जाएगा 20, नीचे कितना आ जाएगा 25 में से ये माइनस करोगे तो 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये 10 से ये 20 कैंसिल होगा 2, और √2 नीचे है तो √3/4, ठीक है, √3/4 का मतलब 1.732 √3 का वैल्यू अपॉन 4, और ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 0.4 के आसपास। अब 10 फाई का वैल्यू आया है बेटा, ये अब फाई यहाँ से निकाल लोगे तो जो फाई का वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 23 डिग्री आ जाएगा, 23 पॉइंट समथिंग या 23 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो सिंपली फॉर्मूले हमने अप्लाई किए, उसकी हेल्प से हमने इसको पता कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। 4.4 ये भी फॉर्मूले पर बेस्ड है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। क्या है देखिए, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन दिस, आर की वैल्यू दे रखी है, टी सेकंड में है, एंड कोफिशिएंट हैव द प्रॉपर यूनिट्स ऑफ आर टू बी इन मीटर्स। टी सेकंड में है और जो कोफिशिएंट है इनकी वैल्यू भाई मीटर में आनी चाहिए, तो ये वेलोसिटी होगा डेफिनेटली, पोजीशन को बताएगा मीटर पर सेकंड, तभी तो मीटर आएगा, ठीक है। ये आपका 2, चलिए देखते हैं वी टी क्या आएगा और ए टी क्या आएगा, और मैग्नीट्यूड क्या होगा वी टी का 1 सेकेंड पर। तो वी टी कैसे निकालेंगे बेटा, वी टी कैसे निकालेंगे, देखिए वी टी जो होगा, वी टी ये क्या होता है dr/dt, ये होगा। अब डी वी टी निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, तो d/dt, r की वैल्यू रख दो यहाँ 3.0 t आई कैप प्लस 2.0 t स्क्वायर जे कैप प्लस 5.0 के कैप। अब इसको सॉल्व करो, देखो 3.0 का तो होगा नहीं, डिफरेंशिएशन 3 बाहर आ जाएगा, d/dt किसका होगा t का, और आई कैप तो इधर आ जाएगा, प्लस फिर 2 का नहीं होगा, 2 बाहर ले लेंगे, d/dt ब्रैकेट ओपन करते जा रहा हूँ बेटा मैं, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा और जे कैप इधर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर d/dt 5 तो बाहर आ जाएगा, ये 5 और
कोफिशिएंट के कैप का 1 है, ठीक है, 1 हुआ ना, और ये के कैप आ जाएगा। अब देखिए टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में 1 होगा तो ये सिंपली 3 आई कैप हो जाएगा। 3 इंटू 1 इंटू आई कैप 3 आई कैप, प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप जानते हो 2t होता है, और इंटू जे कैप। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको। यहाँ पर टी स्क्वायर का 2t होगा, टी के रेस्पेक्ट में टी स्क्वायर का 2t होता है, प्लस ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 आ गई, तो ये आ गया 3 आई कैप प्लस 4t जे कैप। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, वीटी का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया? वीटी का फॉर्मूला आ गया। अब इससे आगे बात करें, हमें क्या चाहिए? एटी, एक्सेलरेशन चाहिए। देयरफॉर एटी क्या होता है? डी वी टी अपॉन डी टी। अब वी टी की वैल्यू तो आपके पास है ना, ये है, तो रखिए डी अपॉन डी टी। वी की वैल्यू क्या है? 3 आई कैप प्लस 4t जे कैप। ये जो ब्रैकेट में टी है ना बेटा, ये फंक्शन है, ये वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, ये बता रहा है, v इंटू टी नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, तो पहले लिख लीजिए 3 इंटू आई कैप प्लस यहाँ करेंगे 4 बार आएगा डी अपॉन डी टी, टी इंटू जे कैप। इसका हो गया 0 और इसका हो गया टी का 1, तो 4 जे कैप, यानी एक्सिलरेशन कितना आ गया? 4 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या आया? मीटर पर सेकेंड। ये वी टी और ए टी निकाल लिया हमने, ए पार्ट सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब मैं वी पार्ट की बात करूंगा। वी पार्ट में क्या पूछ रहा है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वी टी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर वी टी क्या होगा? एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो वी टी ये रहा मेरे पास, तो v बराबर क्या हो जाएगा? t की जगह 1 रखो तो 3 आई कैप प्लस t की जगह 1 रखें तो 4 जे कैप, इतना हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये तो मैग्नीट्यूड आया, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? तो मैग्नीट्यूड अभी नहीं आया, ये तो वेक्टर की फॉर्म में। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये तो वेक्टर की फॉर्म में आया, इसका मैग्नीट्यूड आप सीधे फॉर्मूला लगाइए, स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप 9 प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जे कैप यानी 16, यानी आ गया 25 आएगा, 25 का 5 मीटर पर सेकेंड। ये मैग्नीट्यूड आ गया वेलोसिटी का। लेकिन डायरेक्शन पता करना है तो tan थीटा निकालते हो, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप अपॉन कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, यही तो होता है, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप अपॉन कोफिशिएंट ऑफ आई कैप। इस तरीके से आप क्या निकालते हो? इस तरीके से आप डायरेक्शन पता करते हो, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ जे कैप अपॉन कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, ये आ गया। अब यहां से थीटा क्या आ जाएगा? डायरेक्शन पता करना है तो tan इनवर्स ऑफ 4/3, और tan इनवर्स 4/3 को जब आप सॉल्व करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 53 डिग्री, ठीक है। 53 डिग्री किसके साथ? विद एक्स एक्सिस। कैसे कह सकते हो कि एक्स एक्सिस के साथ? एक्स एक्सिस के साथ कैसे कह सकते हो? 53 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। कैसे एक्स एक्सिस के साथ होगा भाई? ये एक्स डायरेक्शन होगा, ये वाई डायरेक्शन होगा, ये वाई, ये एक्स, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आएगी वेलोसिटी, ये रिजल्टेंट होगा, तो यही वाला एंगल तो आपने निकाला है। तो एक्स डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है? 53 डिग्री। ये थीटा निकाल लिया 53 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। एक पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट होता है, एक पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करता है अपनी जर्नी। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 विद ए वेलोसिटी 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स इन xy प्लेन अंडर एक्शन ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेज ए कांस्टेंट एक्सिलरेशन ऑफ दिस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. What is the y coordinate of the particle at the instant? Its x coordinate is 84 मीटर. मतलब क्या है? मतलब ये है कि पोजीशन हमें
कितनी पता करनी है। देखिए कांस्टेंट एक्सिलरेशन है, एक पार्टिकल है जो t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है इतनी वेलोसिटी के साथ, एक्स वाई प्लेन में जाता है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, विच प्रोड्यूसेज ए कांस्टेंट एक्सिलरेशन, इतना एक्सिलरेशन प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट इन द इंस्टेंट, एक्स कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा ये मुझे पता करना है, तो मुझे पहले आर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आर पता होना चाहिए। तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगी? पोजीशन ऑफ पार्टिकल मुझे पता करना है। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल पता करने के लिए आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो। देखो कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका यूज कर सकते हो। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है कि x इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, ये होता है। तो x का मतलब मैं r से लूंगा, यहाँ पोजीशन को हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, r हो गया। और v जीरो इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ये t इज इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड है। तो 5.0 आई कैप, यही लिख देता हूं मैं, 5.0 आई कैप, ठीक है, इंटू टी, ये टी आ गया, प्लस हाफ ए कितना है एक्सिलरेशन, ये रहा, कितना 3.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप टी स्क्वायर, ये एक्सिलरेशन है। अब यहां से इसको सॉल्व करें तो देखो 5 आई कैप का कोफिशिएंट 5t लिख देता हूं मैं इसको, 5t, ठीक है, और यहां से देखो आई कैप यहां भी है तो 3t स्क्वायर अपॉन 2, यानी 3/2 मतलब 1.5 और t स्क्वायर, और इन दोनों में आई कैप कॉमन हो गया। ये आई कैप का कोफिशिएंट 5t आई कैप हो गया, ठीक है, और यहाँ हो गया 3 में 2 का डिवाइड किया तो 1.5, और टी स्क्वायर यहाँ से आएगा तो टी स्क्वायर 1.5 टी स्क्वायर, दोनों में से आई कैप कॉमन ले लिया, और 2t स्क्वायर, 2 में फिर इस 2 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1.0 टी स्क्वायर जे कैप, ये वैल्यू आई, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर आ गया, ये पोजीशन वेक्टर आ गया। आप देखिए x कंपोनेंट क्या आ गया यहाँ पर, x क्या आ गया? x तो आ गया आपका 5t प्लस 1.5t स्क्वायर, ये आ गया, और y क्या आ गया? y आ गया आपका t स्क्वायर, सिंपली 1 को लिखो, यहाँ मत लिखो, y क्या आ गया? t स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो x, और जब x की वैल्यू कह रहा है कि जब x की वैल्यू 84 है तो y की वैल्यू क्या होगी? जब x की वैल्यू 84 है, यहाँ पर रखो इफ x इज इक्वल टू 84 मीटर, तो देखिए यहाँ पर रखेंगे 84 मीटर रखो इसमें, तो 5 इसको लिख सकते हो आप, इक्वेशन को क्या लिख सकते हो बेटा, इसमें x की वैल्यू 84 रख दो, तो 1.5 टी स्क्वायर प्लस 5t इज इक्वल टू 84, और ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से t का वैल्यू जब आप निकालोगे तो 6 सेकेंड आएगा पॉजिटिव में, कितना आएगा? 6 सेकेंड। नेगेटिव वैल्यू को हम लेंगे नहीं, तो 6 सेकेंड, दो वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक है तो नेगेटिव वैल्यू को हम नहीं लेंगे, केवल पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, तो टाइम इतना आ जाएगा। और जब टाइम 6 सेकेंड आ गया तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 6 का होल स्क्वायर, यानी 36 मीटर, ये आ जाएगा y कोऑर्डिनेट। जब x का वैल्यू 84 मीटर है तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 36 मीटर। ये पार्ट ए का सॉल्यूशन हो गया। अब बी में क्या कह रहा है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, इस टाइम पर स्पीड क्या होगी? किस टाइम पर? 6 सेकेंड पर। स्पीड निकालना है तो मुझे dr/dt निकालना पड़ेगा भाई, v निकालना पड़ेगा। v निकालने के लिए मुझे dr/dt करना पड़ेगा, dr/dt, यही तो होता है, और r का वैल्यू ये है मेरा। तो देखिए जरा, d/dt, r की वैल्यू रख दो 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर इंटू आई कैप, ठीक है, प्लस टी स्क्वायर लिख देता हूं मैं इसको, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू जे कैप। इसका डिफरेंशिएशन करो तो 5t का करोगे तो t का 1 हो जाएगा, 5 आई कैप आ जाएगा सिंपली,
5 आई कैप आ जाएगा। 1.5 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में 2t, और 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3t आई कैप हो जाएगा। ठीक है, और इस टी स्क्वायर का करोगे तो 2t जे कैप, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो v का वैल्यू आया। अब एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड हमें निकालना है वेलोसिटी, तो v क्या होगा, t की जगह 6 रख दो इसमें, तो t की जगह 6 रख दोगे तो 5 आई कैप तो एक आ गया ये, प्लस 6 यहाँ रखोगे तो 18 आई कैप, 18 आई कैप, और 6 यहाँ रखोगे तो 12 जे कैप, यानी ये कितना आ गया 13 आई कैप प्लस 12 जे कैप। ये स्पीड आया, ओ सॉरी 23 आई कैप प्लस 12 जे कैप। अगर यहाँ से ये तो v का वैल्यू आया, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड तो आप जानते ही हो, स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जे कैप। जब इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड की, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 26 मीटर पर सेकेंड। ये हम वेलोसिटी इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम्पल 4.6, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। रेन वर्टिकली ऐसे, देखिए जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो, यानी उसका डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो। तो देखिए वी आर यहाँ पर रेन की स्पीड क्या है 35 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, ए वुमेन राइड्स ए बाईसाइकिल विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। अब डायरेक्शन तो आपको पता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट, और बाईसाइकिल कहाँ से कहाँ, ईस्ट से वेस्ट में, यानी ऐसे जा रही है वाई साइकिल मतलब बी बाईसाइकिल, और इसका स्पीड क्या है 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच सी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। अब इस साइकिल जो इस तरफ जा रही है साइकिल, उसको अम्ब्रेला कैसे रखना चाहिए, इस तरफ जा रही है साइकिल तो अम्ब्रेला यूं रखना चाहिए, डेफिनेटली यूं रखना चाहिए भाई। इस तरफ से साइकिल से जा रही है और बारिश से बचना है तो अम्ब्रेला इस तरीके से रखना चाहिए, पेन इस डायरेक्शन में रखना चाहिए, है या नहीं, इस डायरेक्शन में रखना चाहिए, यानी ये डायरेक्शन मुझे पता करना पड़ेगा, है या नहीं, इस डायरेक्शन में रखना चाहिए ना अम्ब्रेला, तो ये डायरेक्शन मुझे पता करना पड़ेगा। और ये डायरेक्शन पता करने के लिए ये एंगल पता करना पड़ेगा, और ये एंगल पता करने के लिए इस बी का अपोजिट वेक्टर में इस तरफ ड्रॉ कर सकता हूँ, ये हो गया माइनस वी, क्या हो गया माइनस वी, और ये हो गया आपका रिजल्टेंट, हो गया नहीं, समझ गए। तो अब यहां से आप टेन थीटा निकालना चाहते हो, तो टेन थीटा क्या आएगा, देखो आर की वैल्यू क्या आएगी पहले तो ये बताइए, आर की वैल्यू ये क्या है वी आर है, ये वी आर है, ये वी है, तो वी आर ठीक है प्लस माइनस वी, यही तो आएगा। ठीक है, अब वी आर क्या है, वी आर 35 है। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन आपकी बनने वाली है यहाँ पर। अब वी आर का वैल्यू क्या होगा, वी आर को एज इट इज लिख दो, और ये माइनस वी, ये रिजल्टेंट आएगा बेटा, ये रिजल्टेंट स्पीड आएगी। ठीक है, ये आएगी। अब टेन थीटा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, भाई ये 12 है, ये 12 है। ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट है अपॉन इसका कोफिशिएंट, ऐसे ही तो करते हो भाई, कोफिशिएंट ऑफ दिस वी एंड कोफिशिएंट ऑफ वी आर, इन दोनों को डिवाइड कर देते हो। अब यानी यहाँ पर लिखते हो आप वी अपॉन वी आर, ये लिखोगे ना वी अपॉन वी आर मैग्नीट्यूड की टर्म में, ये टेन थीटा आपको देगा। और वी क्या है, व्हाट इज वी 12 है, वी आर क्या है 35 है, यानी 12 अपॉन 35 आप निकालोगे तो 12 अपॉन 35 आ जाएगा 0.343, ये टेन थीटा की वैल्यू आई। तो यहाँ से थीटा निकालोगे तो टेन इनवर्स 0.343, और ये वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 19 डिग्री, यानी उसको 19 डिग्री ऐसे रखना चाहिए अम्ब्रेला,
ऐसे रखना पड़ेगा 19 डिग्री पर, ठीक है, तभी वो बारिश से बच पाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेटा जो हमने डिस्कस किए। मोशन इन ए प्लेन हमने डिस्कस की, 2 डायमेंशनल मोशन, वेलोसिटी और एक्सिलरेशन का डायरेक्शन पता किया। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। थैंक यू।